नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी तैयार होंगे। रैपिड फायर क्लास है जिसके अंदर हम एनटीपीसी के हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी टफेस्ट टॉप 50 क्वेश्चन। जो सबसे टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सिर्फ इसी तरीके से आपके अंडर ग्रेजुएट के भी आएंगे। अभी तो हिस्ट्री आई है, हिस्ट्री के बाद आपके पॉलिटी के आएंगे, फिर इको के आएंगे, फिर ज्योग्राफी के आएंगे, उसके बाद स्टैटिक के आएंगे, उसके बाद कंप्यूटर के आएंगे, उसके बाद आपके हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हम टारगेट कर रहे हैं कि हम एनटीपीसी 2026 के अंदर होने वाली परीक्षा, जो कि 25 की है, एनटीपीसी 2025 की 26 में होने वाली परीक्षा को तगड़े तरीके से टारगेट कर पाए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये उसी के आपको देखने को मिलने वाले हैं। याद रखना, आपके लिए आपकी बहुत लिमिटेड सी 20 से 25 मिनट ली जाएंगी और उसमें आपको यह बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा जो इस लेवल का होगा कि आप समझ लीजिए कि माहौल इस हिसाब से बन जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि क्लास हो तो ऐसी। और इसके बारे में मैं अनाउंसमेंट पहले ही कर चुका हूं। ये जो क्लास आप देख रहे हैं, ये क्लास मेरे द्वारा वीडियो में डाली गई थी, जिसके अंदर मैंने बोला था कि एनटीपीसी में जीके जीएस को कंप्लीट कैसे करें। लोग अभी सोए पड़े हैं। अगर आप जाग जाएंगे, रोज शाम को 6 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी आपके अपने चैनल जीत राणा जीएस पे। अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करने के लिए तो मैं कहूंगा ही नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शेयर कर दिए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मन में थोड़ी बहुत दया आ जाए तो इसको शेयर कर देना, ठीक है, अपने सभी मित्रों के पास तक। स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन, लिमिटेड टाइम, पहला दिन है, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो टफेस्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे वो कर रहे हैं। अगर इसमें से आप 10वीं सवाल कर पाए तो यकीन मानना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लीजिए जी, अब रुका नहीं जाएगा। सवाल पहला, हर्ष इंस्क्रिप्शन जो 554 सीई में बना था, मेंशन करता है याजन वर्मन के बारे में, जो किस राज्य से था। सबसे पहले हम हर्षवर्धन की बात करते हैं। हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 से लेकर 647 तक चलता है। वर्धन डायनेस्टी का यह था। इसका एक और नाम आपको देखने को मिलता है जिसको इसी को शिलादित्य भी कहा जाता है। इसी को शिलादित्य भी कहा जाता है। इसके भाई का नाम राज्यवर्धन, पापा का नाम जो था वो आपका पुष्य वर्धन आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी बहन का नाम राज्यश्री भी आपको देखने को मिल जाएगा। राज्यश्री के जो पति हैं, राज्यश्री के जो पति हैं वो मौखरी वंश के ग्रहवर्मन थे, जिनकी हत्या शशांक ने कर दी थी। बाद में शशांक की हत्या करने के चक्कर में राज्यवर्धन की हत्या हो गई थी, जो इनके भाई हैं। अंत में आकर फिर 606 में हर्ष ने शशांक की हत्या करी, तब वो शासक बने। उम्र मात्र 16 साल थी। मजबूत शासकों में से एक है। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यज्ञ वर्मन की बात कर रहे हैं, जो गया के रूलर आपको देखने को मिलते हैं। आगे पूछा जा सकता है गया के कौन से शासक हैं जो 554 में मेंशन किए गए हैं। सर, वो यज्ञ वर्मन ही हैं जो गया के शासक हैं। एक सवाल और भी बन सकता है कि हर्षवर्धन के बारे में किस ऐसी किताब में उल्लेख किया गया जो 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। सर, एक किताब आती है जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया, राजतरंगिणी, जिसको कल्हण ने लिखा है, उसमें भी हर्षा का जिक्र किया गया है। पहला सवाल, ये सारे कॉन्सेप्ट लिख के रखना, नोट्स बनाने हैं इसके टॉप 50 के। मैं शर्त लगा के कह रहा हूं कि इस बार एनटीपीसी 2026 में सबसे कामयाब यही सीरीज होने वाली है। अगला सवाल है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज रिमेन लार्जली इनएक्सेसिबल फॉर द मासेस। औपनिवेशिक शासन के दौरान जनता के लिए सार्वजनिक स्थान सेवाएं बड़े पैमाने पर दुर्गम थी। स्वतंत्रता के समय भारत की औसत आयु क्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की औसत आयु क्या थी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना, 30 से 32 वर्ष की औसत आयु हुआ करती थी। क्रांतिकारी भी थे, बाकी लोग भी थे, उन सब की मृत्यु बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित होती थी। कभी भी मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि ये सब आप जानते हैं कि भारत में कितनी बुरी दुर्दशा चल रही थी। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर के सवाल की तरफ। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, और सवाल क्या था कि ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन था। ध्रुव सेन का जो उत्तराधिकारी आपको देखने को मिलता है वो धारापट्ट देखने को मिलता है। धारापट्ट आपको देखने को मिलता है। इनके बारे में याद रखना, ध्रुव सेन आपको अच्छा खासा रूलर आपको देखने को मिलता है। उत्तर भारत के प्रमुख शासकों में से एक ध्रुवसेन था, और इन्हीं के जो उत्तराधिकारी है वो धारापट्ट देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी हमारी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एंड रूलर्स, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एंड रूलर्स की वीडियो आने वाली है। डायनेस्टी एंड रूलर्स की वीडियो आएगी, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अब की बार रेलवे के अंदर जो सीरीज चलेगी वो यही चलेगी। आगे हम बात करते हैं, चौथा सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द अर्लीस्ट लैंड ग्रांट फॉर मैत्रक फैमिली इन 502 सीई। निम्नलिखित में से किसने 502 सीई में मैत्रक परिवार का सबसे पहला भूमि अनुदान जारी किया था। तो मैत्रक फैमिली जो आपको देखने को मिलती है, इससे बहुत सवाल बने हैं इस बार। लेकिन अगर हम जारी करने की बात करते हैं, द्रोण सिम्हा वो व्यक्ति है, द्रोण सिम्हा वो व्यक्ति है जो मैत्रक परिवार का सबसे पहला भूमि अनुदान जारी करेगा। याद रखना, यहां जो पीछे सवाल पूछा गया है यह भी मैत्रक का ही था। धारापट्ट हुआ, ध्रुवसेन हुआ, ये खुद मैत्रक के हैं। और मैत्रक परिवार के जो द्रोण सिम्हा हैं ये खुद
पहला फैमिली डोनेशन स्टार्ट करते हैं, यानी इनके द्वारा लैंड ग्रांट शुरू किया गया था। ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा किसने शुरू करी? सर ये तो कॉमन भूमि है, लेकिन ब्राह्मणों को भूमि दी जानी चाहिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। ये 7 वाहनों का कॉन्सेप्ट था कि 7 वाहन वंश ऐसा है जिसके द्वारा इस चीज को किया गया है। आगे हम बात करते हैं, 5वां सवाल है स्वदेश सेवक होम। अगर पूछा जाए स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता से संबंधित है, इसमें भी याद रखना सर, स्वदेश सेवक होम 1913 में अमेरिका में बनाए गए थे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पर्सन कौन कौन है समझना। अमेरिका के अंदर भी आपको सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह देखने को मिलती है, वहीं पर इन सबको बनाया गया था। अब कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या? लाला हरदयाल, बरकतुल्ला खान, रामचंद्र और साथ में आपको देखने को मिलते हैं करतार सिंह सराभा, दयाल सिंह भी हैं। ये सब मिलकर गदर पार्टी की स्थापना करते हैं और गदर पार्टी 1913 अमेरिका में बनाई जाती है। उसी के द्वारा उन लोगों के रुकने के लिए स्थान स्वदेश सेवक होम बनाए गए थे। होम रूल लीग 1916 में शुरू की जाती है। पहले इसको बाल गंगाधर तिलक शुरू करते हैं महाराष्ट्र में, उसी के बाद सितंबर के महीने में जाते जाते एनी बेसेंट भी इसको शुरू कर देती है मद्रास में। इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है 1920 से 22 तक चलता है। गांधी जी इसको स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त में स्टार्ट करने की बात की गई थी, लेकिन यह फिर 7 अगस्त तक जाते जाते शुरू हो पाता है। चोरी चोरा कांड के कारण 1922 में इसको रोक दिया जाता है 10 फरवरी में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त में शुरू हुआ था, जिसका काम था कि बंगाल के विभाजन को रोकना। इसके अंदर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आपके रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पीसी रे, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, जो कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का हमारा धाकड़ सवाल होने वाला है। सवाल नंबर 6, मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई? चलिए, तो जैसा मैंने बताया अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, इंपॉर्टेंट सा पॉइंटर था, ठीक है, मैं वीडियो नहीं रोकना चाहता था, तो इसलिए साइड में होके ही मैंने डिस्कशन कर लिया। अब हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपना 6वां कि मास्की शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई है। सर ये सी बडॉन के द्वारा की गई थी 1950 में। सी बडॉन इसकी खोज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मास्की अशोक शिलालेख है, इसके इंस्क्रिप्शन में ही अशोक का नाम अशोक बताया गया है। एक और शिलालेख आपको देखने को मिलता है गुर्जरा, जो गुर्जरा अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख आपको देखने को मिलता है। इसमें भी अशोक का नाम अशोक बताया गया। बाकी जितने भी अभिलेख अशोक के पाए गए हैं उन सभी में अशोक का नाम प्रियदर्शना बताया गया है। जेम्स प्रिंसेप 1837 में खोज करते हैं, अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ पाते हैं। बाकी लोनियंस नहीं है। कैनिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1857 की क्रांति जब हुई थी, कैनिंग आपको देखने को मिलते इंपॉर्टेंट पर्सन उस समय थे। 1793 चार्टर नवीकरण के समय कौन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इस लेवल के सवाल भाई अलग ही बनते हैं। मैं आपको बताऊं 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स एक्ट के द्वारा ही, पिट्स एक्ट को विलियम पिट्स ने भेजा था जो ब्रिटेन का पीएम था। इसी के अंतर्गत आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये 2 चीजें देखने को मिली हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आपको 24 सदस्य देखने को मिलते हैं, इसमें 6 सदस्य देखने को मिलते हैं। इनका जो वेतन है सर, इसको बोलते हैं निदेशक मंडल, यह नियंत्रक मंडल पॉलिटिकल काम देखता है, ये आपके व्यापारिक काम देखता है। और इसके अंदर बात करते हैं जो हेनरी डुंडास है, ये आपको अध्यक्ष देखने को मिलते हैं, हेनरी डंडास देखने को मिलते हैं। पहले तो ये था कि विलियम बेंटिक इसका हेड बनेगा, बट विलियम बेंटिक भाग गया था इंग्लैंड, इस चक्कर में इसको अलग बनाया गया। अगला सवाल है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ये रिटर्न आपका कब इसको लिखा गया है? सर इसके अंदर इंडिया और इटली के ट्रेड रिलेशंस बताए गए हैं। इंडिया और इटली के ट्रेड रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है। ये किस सेंचुरी का है सर जी? ये पहली सेंचुरी का ही है। इंडिया और इटली के ट्रेड रिलेशन है। इसके अंदर बंदरगाहों की जानकारी है। बंदरगाहों की जानकारी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, बंदरगाहों की जानकारी देखने को मिलेगी।
अगला सवाल है, Who was the शक क्षत्रप किंग डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त द्वितीय? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कौन सा क्षत्रप राजा था जो पराजित किया गया था? बढ़िया तरीके से याद रखना, रुद्र सिम्हा थर्ड। क्यों हराया गया था इसका भी कॉन्सेप्ट है। हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी आपको देखने को मिलती है, इनकी पुत्री आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इनकी पुत्री है। इनकी पुत्री का विवाह किससे होता है? सर जी, इनकी पुत्री का विवाह होता है रुद्रसेन से। रुद्रसेन से विवाह होता है, रुद्रसेन द्वितीय से होता है। प्रभावती इनका नाम था, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती का विवाह होता है रुद्रसेन से। रुद्रसेन है वाकाटक का, वाकाटक का ये रूलर है। और रुद्र सिंह जो है रुद्रसेन की हत्या कर देता है। अपने दामाद की हत्या का बदला लेने के चक्कर में ये रुद्र सिंह को निपटा देते हैं। करेक्ट आंसर होगा रुद्र सिंह थर्ड, याद रखना। अगला रूलर है, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल असम केसरी फॉर हिज करेजियस रोल इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? असम केसरी के तौर पर कौन जाने जाते हैं? इसके सही आंसर की हम बात करते हैं, कौन आपको देखने को मिल जाएंगे फटाफट। अगर मैं क्लियर तरीके से इसके अंदर बताता हूं कि कौन आपको देखने को मिलेंगे, वो आपके हैं सर अंबिकागिरी राय चौधरी आपको देखने को मिल जाएंगे। अंबिकागिरी राय चौधरी, महिलाओं के जो सम्मान है उसमें आपको असम में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का देखने को मिलता है, असम केसरी का। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोली के नाम से भी यहां पर आप समझना कि अभी रिसेंटली एयरपोर्ट बनाया गया है, इनका भी हिसाब किताब आपको यहां अच्छे खासे लेवल पर देखने को मिल जाता है। शकों को भारत में प्रवेश करने से पहले किस आदिवासी समूह ने हराया था? सो यूची, आपको चाइनीज यूची जो है, चाइनीज यूची के द्वारा इनको हराया गया था। चाइनीज से मुझे याद आता है, चाइनीज यूची से मुझे एक इंपॉर्टेंट सी बात याद आती है जिसके बारे में समझना कि सर हान होती को भी हराया गया था। एक किंगडम था हान होती, हान होती एक किंगडम था जिसको हराया गया था। किसने हराया था? वशिष्ठ कनिष्क के समय इनसे बैटल हुआ था, कनिष्क का समय बैटल हुआ था, कनिष्क इसको जीत गया था फोन। अगर कनिष्क की पूछूं, ये भी तो तिब्बत से था, ये भी इंडियन नहीं था, ये यूची जनजाति से था। इसका पूछूं तो ये खुद यूची जनजाति से था, ठीक है, याद रखना। यूची, ठीक है, यूहीची यही है वो, ठीक है, जिनको यूची बाद में कहा जाने लगा। यूहीची है जिनको बाद में यूची कहा गया, ये कनिष्क का ही वंश है। इन्होंने ही शकों को भारत में प्रवेश करने से पहले इन्होंने हराया था, इस वजह से तिब्बत में नहीं जा पाए। अगला सवाल ये समझना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता और बॉम्बे एस्टैब्लिश कब हुआ था? इसके बारे में आपसे चर्चा की जा रही है, इसके बारे में आता है। देखो, अगर पूछे सबसे पहले, सर मद्रास था जो सबसे पहले स्थापित हुआ था, 1688 में स्थापित हुआ था। ये तो 1726 में कलकत्ता और मुंबई में स्थापित किया गया था। ओल्डेस्ट आज भी मद्रास ही है, ठीक है। ये 12/6/2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया था एनटीपीसी में। सवाल का लेवल आसमान छू रहा है भाई साहब, हल्के में ले रहे हो क्या? सिंगोपस रिबेलियन है, ये वर्तमान में कहां से रिलेट करता है? सिंगफो जो विद्रोह है वो रिलेट कहां से करता है? आज की डेट में असम है। असम से रिलेट करने वाले विद्रोह में से एक यही है। असम में आदिवासी विद्रोह भी है। अगर आपको आदिवासी विद्रोह पढ़ने ना तो आप सर्च कर सकते हैं, जो आपका रिबेलियन है लिख लेना इसके अंदर, आपके ट्राइबल रिबेलियन बाय जीत राणा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ये सब करा रखे हैं। जो द फॉलोइंग एक्ट ऑथराइज्ड बाय गवर्नर जनरल टू ओवरराइड हिज काउंसिल इन मैटर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को ब्रिटिश साम्राज्य के हितों में प्रभावित करने वाले मामले में अपनी परिषद को नजरअंदाज करने का अधिकार दिया था? सर ये चार्टर एक्ट था 1793। सिंपल सी बात है, इसके अंदर ये तक भी कह दिया गया था, पहली बात तो 5 लाख रुपए कंपनी को अधिक देने पड़ेंगे। जितने भी मैटर्स ऐसे होंगे जिसके अंदर पैसा और राजस्व दोनों आ रहे, पैसा और न्यायिक मैटर दोनों आ रहे होंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। ये कहा गया था। कंपनी के एक अधिकार पत्र को और बढ़ा दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वेतन अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही देगी, और साथ में ब्रिटिशर्स के द्वारा गवर्नर जनरल को और पावर दी गई थी, ठीक है। उस पावर का एग्जाम्पल यही है। नेक्स्ट है 1820-21 में वर्तमान झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आदिवासी समूह के द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसको बाद में जो नाम दिया गया वो किस नाम से इनको बाद में जाना गया? हो जनजातियों के द्वारा। मुझे तभी पता लग गया था, संथाल जो जनजाति है इसके द्वारा छोटा नागपुर प्लेट्यू में किया गया था। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ है, ठीक है, झारखंड में हुआ है मुंडा विद्रोह, लेकिन यह मुंडा विद्रोह जो हुआ था काफी लेट हुआ है। खासी विद्रोह आपका मेघालय मिजोरम एरिया में हुआ था। तो हो जनजातियां बची जो आपको सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, तो करेक्ट आंसर हो गया। रूट ऑफ विच, निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ें इस तथ्य में थी कि ब्रिटिशों ने आदिवासियों से उनकी ताड़ी के पेड़ों को पारंपरिक तौर पर छीन लिया था? ताड़ी के पेड़ों को जो पारंपरिक तौर पर छीना गया था वो कोया लोगों से छीना गया था। तो जो कोया विद्रोह आपको देखने को मिलता है ये मणिपुर एरिया में आपको देखने को मिलता है, मणिपुर एरिया में देखने को मिलता है, उनके द्वारा इसको छीना गया था। इनको तगड़े तरीके से याद रखना। अगला सवाल है
पूछा जा रहा है किस प्रारंभिक इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्र में उच्च प्रशासनिक सेवाओं सिविल सेवाओं में शामिल थी भारतीयकरण की मांग पहली बार उठाई गई थी। मतलब कौन सा सेशन था जिसमें कहा गया था कि इंडिया में भी इस प्रकार का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराए। सर बॉम्बे का सेशन जो 1885 में हुआ था, पहले ही सेशन में कह दिया था कि ऊंचे पदों पर भारतीय चाहिए और ऊंचे पदों पर भारतीय तभी आ सकते हैं जब इंडियन सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आपको इंडियंस को शामिल करने का मौका दिया जाए। तो कमाल की बात आपको यही देखने को मिलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्र में। ठीक है, इसको बहुत तगड़े तरीके से याद रखना। इसके हेड आपकी कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके हेड आपको देखने को मिल जाएंगे। झांसी कलकत्ता है, इसके हेड आपको देखने को मिल जाएंगे दादा भाई नरोजी, आपको इसके हेड देखने को मिल जाएंगे। 87 के अंदर जो मद्रास का सेशन आपको देखने को मिलता है, बदरुद्दीन तैयब आपको देखने को मिल जाएंगे जो पहले मुस्लिम भी हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल। नागरा विद्रोह आपको देखने को मिलता है जो मैसूर में आपको देखने को मिला था, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट यानी कर्नाटका के अंदर हुआ था। एक किसान विद्रोह था। यह हुआ कब था? याद रखेंगे सीधा 30 से 31 के बीच में हुआ था। कोई ट्रिक अगर इसकी अगर आप जानना चाहते हैं कोई ट्रिक है तो याद रखना, शिव जी का नाम 30 से 31 बार लिया करो, जीवन अच्छा चलेगा। शिवमोगा के अंदर नागौर से, याद रखना। 1921 में राजकुमारों के लिए विचार विमर्श के निकाय के रूप में कौन सा इस जो संस्थान है वो स्थापित किया गया था? डेलिब्रेटिव बॉडी फॉर द प्रिंसेस। देखो प्रिंसेस ऑफ चैंबर्स आपको 1919 का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है और ये जो है आपका चैंबर ऑफ प्रिंसेस की बात चल रही है। 1919 के एक्ट में इसका चर्चा किया गया था और 1919 एक्ट के अंतर्गत इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, चैंबर्स ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है। अच्छा खासा हिसाब किताब भी इसमें रखा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंटर यह भी है, इसी के माध्यम से पहली बार महिला को वोट डालने का अधिकार मिला। प्रांतों के अंदर द्वैत शासन की स्थापना हुई, द्विसदन शासन शुरू हुआ, राज्य परिषद विधान परिषद दो अलग अलग बॉडीज बनी और उसी में प्रिंस ऑफ चैंबर्स भी था। आगे बढ़ते हैं, लीजिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नेता विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दिया गया बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था? ऐसा कौन था जिनको फांसी ना देकर दूसरे देश में जिनको भेज दिया गया? हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा आपका तिरोट सिंह। तिरोट सिंह को फांसी नहीं दी गई थी। आदिवासी विद्रोह के दौरान इनको फांसी नहीं दी गई। सिद्धू और कानू जो संथाल विद्रोह से रिलेट करते इनको तुरंत मार दिया गया था। संथाल विद्रोह से रिलेट करते 1855 में इनको तुरंत अगली वर्ष ही इनकी हत्या कर दी गई थी। तो लेवल है इनका, लेकिन तिरोट सिंह को विदेश भेज दिया गया था। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई थी? मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। मोहनजोदड़ो के 1922 में खोजा गया है और इसको किसके द्वारा? सर 1922 में इनको खोजा गया है 1922 में आरडी बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया है। पाकिस्तान के अंदर स्थान है, अच्छा खासा याद रखेंगे, सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलता है। यह किस चीज की बनी हुई थी यह आपसे पूछा जाए तो याद रखना ये स्टोन की बनी हुई है। इसके पीछे क्रेविंग भी की गई है। एक महिला की भी नाचती हुई मूर्ति मिली है, डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल है, वो कांसे की बनी हुई है। अगला सवाल ये रहा, whom did चंद्रगुप्त सेकंड मैरी आफ्टर डिफीटिंग द शका किंग? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद किससे विवाह किया था? इन्होंने शक राजा को भी हराया था। शक राजा को हराने के बाद कुबेर नागा जो इनकी पत्नी है, नागवंशी है, उनके साथ इन्होंने विवाह किया था। कुमार रानी कोई नहीं है, कुमार देवी जरूर है। कुमार देवी हैं, लिच्छवी की कुमार देवी हैं, कुमार देवी हैं जो कि लिच्छवी की हैं, लिच्छवी की हैं। लेकिन इनसे शादी किसने करी थी? इनकी शादी जो होती है वो चंद्रगुप्त प्रथम से होती है, चंद्रगुप्त प्रथम से होती है जो इनके दादाजी थे, इनके दादाजी थे। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए लागू की जा सकने वाली सभी नियमों का एक नियमित कोड प्रदान किया था? मतलब भारत ने आंतरिक तौर पर सरकार के लिए लागू की जाने वाली सभी नियमों पर जो काम कर सकती है वो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर लागू किया गया था। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आज तक कभी नहीं आया। अगला है, सांखेड़ा 1858 के नाईकंडा विद्रोह में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नाईखेड़ा विद्रोह आपको देखने को मिलता 1858 में। इसके बारे में कौन सा फैक्ट आपको सही देखने को नहीं मिलता? बात करते हैं। सांखेड़ा का नाईखेड़ा में रूपा नाइक और के नाइक दो नेता थे, करेक्ट है। विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर में हुआ था। उन्होंने गुलेरिया रणनीति का सहारा लिया था, ब्रिटिश सैनिक को परेशान किया और ब्रिटिश स्थानों पर हमला किया। कम लोग थे इसलिए गुलेर पद्धति का भी प्रयोग करते थे। गुरिल्ला पद्धति क्या होती है? घेर के हमला करना, छोटे छोटे ग्रुपों में हमला करना, करेक्ट है। लीडर रूपा सरेंडर बिफोर द ब्रिटिश इन 1860 नहीं, इनकी हत्या की गई थी, इन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया। करेक्ट आंसर होगा डी। पूछा है सही नहीं है तो यही सही नहीं है। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस को केंद्रीय उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? पराक्रम दिवस कहां आयोजित किया जाता है? याद रखना, मेजरली इसको जो रखा जाता है उड़ीसा में ही रखा जाता है। इस बार भी बारापति फोर्ट कटक उड़ीसा में ही रखा गया है। इनका जन्म 1897 में कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था। इनको नेताजी जो पहली बार कहा गया था वो हिटलर के द्वारा कहा गया था। कमाल की बात है।
निम्नलिखित में से किसी ने ब्रिटिश नील के बागान मालिकों के खिलाफ बरासत आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध सक्रिय आंदोलन का नेतृत्व किया था? पूछा गया है बरासत आंदोलन के बारे में, तो याद रखना ये तीतू मीर का है। अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि सर देखो नील की विद्रोह के खिलाफ बहुत हुए हैं, नील दर्पण में इसका उल्लेख है। एक बुक आती है, दीनबंधु मित्र की बुक आती है नील दर्पण, तो नील दर्पण में इसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा, जो दीन बंधु मित्र की है। दीन बंधु मित्र की यह किताब है, इसके अंदर डिस्कशन किया गया है। अगला सवाल क्या है? परमहंस सभा की स्थापना कब हुई थी? आपको देखने को मिलती है परमहंस सभा, इसकी स्थापना के बारे में याद रखना 1849 में इसकी स्थापना हो जाएगी, बिना परेशानी के याद रखेंगे। अगला है उड़ीसा में खोंड विद्रोह में यंग राजा कौन था? ऐसा कौन सा राजा था जो यंग राजा था? चक्रा बिशोई यंग राजा आपको देखने को मिलते हैं, सीधे तौर पर याद रखना चक्री बिशोई। पूछा जा रहा है खोंड अपराइजिंग जो आपको देखने को मिलती है ये चक्र बिशोई की किस लिए थी? सर किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इसलिए खोंड विद्रोह हुआ था। Which of the following tribal uprising did not take place in the 20th century? ऐसी कौन सी है जो 20th सेंचुरी में आपको देखने को नहीं मिली? इसके बारे में आपको बताया जा रहा है, तो याद रखना लुशाई आपको देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट का आंदोलन था, यह आपको 18th सेंचुरी में ही देखने को मिल गया है। अगला सवाल है 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद सत्र में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जो निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल करने की मांग थी? भारतीयों के द्वारा क्या डिमांड की जा रही थी? भारतीयों ने कहा था कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में हमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि हमें शामिल करो, नहीं किया जा रहा था। ब्रिटिशर्स ने इनको शामिल ना करने की बजाय शांत करने के लिए 1892 काउंसिल एक्ट आया था। तो पूछा जाता है कि 1892 के काउंसिल अधिनियम, 1892 के भारत परिषद अधिनियम या फिर कहा जा सकता है काउंसिल एक्ट जो आया था, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही थी? उसमें 1892 में इसी अधिनियम की, इसी सेशन की भूमिका रही थी। तगड़ा सवाल है। सिविल सर्विसेज को शुरुआत भी कह दिया गया था 1885 के अंदर। वॉयसरॉय परिषद में शामिल करने की बात 1909 के सेशन में कही गई थी। अगला सवाल, जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी समुदाय शामिल थी? कौन से आदिवासी समूह शामिल थी? सर भूमि जी शामिल थी भाई, भूमि जी महल क्षेत्र के अंदर। तख्ते बही निम्नलिखित में किससे रिलेट करती है? तख्ते बही के बारे में पूछा जा रहा है, रिलेट किससे करती है? सर गोंडो फर्नांडिस से रिलेट करती है। ये पार्थियन रूलर है गोंडो फर्नांडिस, इनसे रिलेट करती है। अगर पूछा जाए पार्थियंस कहां के थे? सर पार्थियंस फारसी थे, भारत के अंदर आते हैं। पार्थियंस के बारे में ठीक ठाक लेवल पे आप याद रखें, गोंडो फर्नांडिस। एक होमवर्क का क्वेश्चन भी है, आप मुझे बताना पार्थियंस रूलर्स जो हैं ये विदेशी आक्रांता है, इनके फाउंडर कौन है? ये होमवर्क क्वेश्चन है, कोई बच्चा अगर देख रहा है तो वो इसके बारे में आंसर जरूर करेगा। अगला सवाल ये रहा, ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन की शुरुआत कब हुई थी? ब्रिटिशर्स के अंदर ही नगर पालिका परिषद की शुरुआत जो होती है वो 1687 में होती है मद्रास से, जैसा कि मैंने बताया था। देखो स्टार्टिंग तो हो जाती है 1687 से, लेकिन 1688 में जाके स्टैब्लिश हो पाती है मद्रास। गुप्त अभिलेख में उल्लेखित त्रिभुक्ति वर्तमान में किस में अनुरूप है? त्रिभुक्ति आपको जो देखने को मिलता है यह आपको कहां देखने को मिलता है? त्रिभुक्ति बिहार में है। त्रिभुक्ति एक क्षेत्र था जो वर्तमान में बिहार में है। गुप्ताज की शुरुआत जो की जाती है वो श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है, देन घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, देन समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इसके बाद 24 और रूलर्स हैं। ठीक है, याद रखना। अंतिम रूलर है विष्णुगुप्त। लीजिए, निम्नलिखित में से किस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करने वाले प्रस्ताव पारित किए थे? यह कौन सा आपको सेशन देखने को मिल जाएगा? सर यह था आपका 1885 का बॉम्बे एक्ट। इसमें बहुत सारी चीजें की गई थी। पूछा जाता कितने लोग आए थे? 72 डेलीगेट्स आए थे, 72 टोटल लोग आए थे। होना था यह आपका कहां पर? पुणे में होना था, लेकिन प्लेग के चलते नहीं हो पाया, इस वजह से बॉम्बे में करना पड़ा। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत में प्रिवी पर्स के अधिकार को कब आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया था? सब प्रिवी पर्स पॉलिसी 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको समाप्त किया जाता है 1971 में। पॉलिटी का बहुत जोरदार सवाल है, बट हिस्ट्री में भी आता है। इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त किया था। प्रिवी पर्स का मतलब होता है देशी रियासतों के लिए अतिरिक्त रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा रोलेट एक्ट का प्रावधान नहीं था जिसे भारत सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए पेश किया था? देखो रोलेट एक्ट के बारे में समझना, इसको सिडनी रोलेट के द्वारा बनाया गया था। सिडनी रोलेट नाम के एक आदमी ने इसको बनाया था। कब बनाया था? 1917 में। फिर उसके बाद 18 मार्च 1921 में इसको पारित किया जाता है। 21 मार्च 1921 में इसको लागू किया जाता है। तो पॉइंटर्स के बारे में याद रखना, अरेस्ट विदाउट ट्रायल, सेंसरशिप ऑफ प्रेस, रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर विदाउट वारंट्स। इसके अंदर क्या चीज है? सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये उसमें नहीं कहा था किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो भी आगे आने वाले 2 वर्षों के लिए। अगला सवाल ये रहा, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधित्व सभा है? कौन सी ऐसी रियासत है जिसमें 1881 से ही प्रतिनिधित्व सभा है? मैसूर
मैसूर से। मैसूर पर कब्जा ब्रिटिशर्स का पहला ही हो गया था। कई बार पूछा जाता है कि मणिपुर के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कब किया? 1891 में किया था। मुझे 1881 से याद आया। अगला सवाल ये रहा, 1908 में अलीपुर बम केस में किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? सर ये बहुत बढ़िया सवाल है। अगर मैं बात करूं, अलीपुर बम केस में अरबिंदो घोष थे, इनको यहां पर सजा दी जाने की बात की गई थी, लेकिन इनको बाद में एब्सॉल्व कर दिया गया, छोड़ दिया गया, इसलिए पुदुचेरी चले गए थे। दूसरा भगत सिंह, जतिन दास और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जो है कर्नल किंग्सफोर्ड की गाड़ी से संबंधित मामले में इनका भी नाम आता है, खुदीराम बोस का। 16 वर्ष की आयु में इनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी, हालांकि डॉक्यूमेंट में 18 वर्ष कर दी थी, वैसे इनकी 16 वर्ष आयु थी। भगत सिंह जी आपको देखने को मिलते हैं ये जेपी सैंडर्स हत्या के केस में देखने को मिलते हैं, ये असेंबली बॉम्बिंग के केस में आपको देखने को मिलते हैं। भगत सिंह HSRA में आपको देखने को मिलते हैं, नौजवान सभा 1926 में आपको देखने को मिलते हैं, इनका जलवा रहा है। और 23 मार्च 1931 को ये शहीद की भूमिका जो है दर्ज करते हैं। अगला सवाल, काजी सिंह और भीमा नाइक भील नेता हैं। भील विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। भील विद्रोह आपका कब हुआ था? सिंपल से बारे में याद रखेंगे, भील विद्रोह आपको 1818 में देखने को मिला है। भील विद्रोह पूछा है, वल्लभी के मैत्रक शुरू में क्या थे? बहुत बढ़िया, वल्लभी के अंदर आपको मैत्रक देखने को मिलते हैं। ये आपके शुरुआत में क्या देखने को मिले? सर यह आपको देखने को मिलते हैं गुप्तों के अधीन ही थे। मैत्रक वंश जो है वल्लभी गुजरात के अंतर्गत, वह पहले गुप्तों के अधीन काम किया करता था, अलग नहीं था, गुप्तों के अधीन था। 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कितने विधायी सदस्य थे? 1853 चार्टर के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर जो पर्सन्स थे वो 4 हुआ करते थे। शुरुआत से 1773 से 4 है, आगे चल के 1892 में इनका स्थान बढ़ जाएगा। तख्ते बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तख्ते बही शिलालेख आपको देखने को मिलता है गोंडो फर्नांडिस पार्थियन डायनेस्टी से रिलेट करता है, गंधार में है, क्योंकि इनका कब्जा ही गंधार में रहा है। तख्ते बही उन्हीं से रिलेट करती है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपने एक प्रसिद्ध कार्य में दावा किया है कि यह कौन सा वंश, देखो ये बात करते हैं सैयद वंश के बारे में, क्योंकि याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई तारीख ए मुबारक शाही, ये लिखते हैं तारीख ए मुबारक शाही लिखते हैं, और इसी के अंतर्गत ये बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सैयद वंश है वो उसका सीधा संबंध पैगंबर मोहम्मद के डायनेस्टी से है, याद रखना। इसको खिज्र खान के द्वारा शुरू किया गया था। खिज्र खान के बाद आपको देखने को मिलता है मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, बस यही 4 डायनेस्टी हैं। सैयद डायनेस्टी आपके 1414 से लेकर 51 तक आपको देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल है, महलवाड़ी प्रथा जो आपको देखने को मिलती है, महलवाड़ी सिस्टम जो आपको देखने को मिलती है, इसके अंदर क्या होता था? गांव का एक मुखिया चुना जाता था जो पूरे गांव का टैक्स लेके चला जाता था, याद रखना। महलवाड़ी लगभग जमींदारी सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि महलवाड़ी सिस्टम जो आपको देखने को मिलता है यह आपको उत्तर भारत के अंदर देखने को मिलता है, उत्तर भारत के अंदर यानी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिला है। अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्य रूप से किसका उल्लेख करता है? सर पहली बात तो यह है कि धम्म के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो यह आपका एक मॉरल कानून था। बहुत तो लोगों को लगता है कि बुद्ध सिद्धांत था, नहीं सर, यह एक नैतिक कानून था जो हर कोई अपना सकता था। बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न होते हैं, त्रिरत्न कौन कौन से? बौद्ध, धम्म, आपके 2 इंपोर्टेंट त्रिरत्नों में से 2 हैं कि बौद्ध और धम्म, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला, अशोक का सिंहासन पर उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन रहा है? सर दशरथ रहा है अशोक का उत्तराधिकारी, ठीक है। लोगों को लगता है कि इसका उत्तराधिकारी, बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर दशरथ नहीं था। पॉइंट ये था कि इसमें मिसिंग है, कुणाल मिसिंग है। कुणाल होता तो आंसर होता, कुणाल नहीं है, इसलिए दशरथ के साथ जा रहा हूं। यह अशोक का पोता था, यह अशोक का ग्रैंडसन था, इससे पहले कुणाल रहा है, ठीक है। इनके पिता का नाम बिंदुसार है, अशोक के पिता बिंदुसार आपके रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, ये रहा, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सा काल मृत्यु दर में तेज कमी और लगातार उच्च प्रजनन के लिए फेमस है? मृत्यु दर में तेज कमी और लगातार उच्च प्रजनन को यहां पर प्रदर्शित करता है, मतलब बहुत तेज ग्रोथ हुई है, रैपिड ग्रोथ 3rd फेज में देखने को मिली है। डिवाइडिंग एरिया ये है, ये डिवाइडिंग ईयर है, मतलब ये एकमात्र वर्ष आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर जनसंख्या में कमी आई थी, बाकी सब बढ़ती गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? बुद्ध ने अपना जो पहला मतलब ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है कि सर बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश है सर वो वाराणसी में दिया गया है, ठीक है, सारनाथ में दिया गया है। सारनाथ से रिलेट करता है धार्मिक स्तूप, धार्मिक स्तूप इसी चीज से रिलेट करता है। सांची मृत्यु को दर्शाता है क्योंकि यह मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो धार्मिक स्तूप वाराणसी यूपी में है जो इसी चीज को रिलेट करता है। वाराणसी यूपी में आपको देखने को मिलता है जो इसी चीज को रिलेट करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से
कौन 1857 के संबलपुर विद्रोह का नेता था? सर संबलपुर विद्रोह आपको देखने को मिलता है, इसके नेता वीर सुरेंद्र साई थे। ठीक है, तो ये रहे हमारे 50 सवाल। 50 सवालों में दम, बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के टॉप 50 सभी के पूरे कर दिए जाए, या फिर भाई साहब आप चाहते हैं कि सर इसको टॉप 100 के लेवल पे रख दिया जाए, टॉप 100 के लेवल पे रख दिया जाए, जरूर बताना। कल आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो बताना। रोज आओगे, रोज नया कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। और कंटेंट भी हम यहां फेक वीडियोस नहीं बनाते, हम यहां कंटेंट देते हैं। जो कंटेंट आपको यहां दिख रहा है लेवल सवालों का यही रहेगा, इससे भी हाई रहेगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो जो टफेस्ट है, जो आगे आए तो आपको पता लगे। सारे क्वेश्चन यूनिक हैं। मिलते हैं इस प्रकार की अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।